जायरो आज के जापान में रहने वाला एक आम सा लड़का था। पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह जानवरों से बात कर सकता है और फिर दुनिया वैसी नहीं रही। प्राथमिक विद्यालय में उसे परेशान करने वाले लड़कों से उसकी अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी, जो उसे अजीब कहते थे। पर जायरो हार मानने वालों में से नहीं था और वह आए दिन उनसे भिड़ जाता था। एक दिन वह स्कूल में एक और लड़ाई करके लौटा और अपने पालतू कुत्ते नचाई के पास बैठ गया, जिसने उससे प्यार से पूछा कि क्या वह फिर से लड़कर आया है। जायरो ने कहा कि स्कूल में उसे सब अजीब कहते हैं, सो लड़ना ही पड़ता है। नचाई ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि उसे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसे एहसास होगा कि उसकी शक्ति कितनी अद्भुत है। कई साल बीत गए और जायरो अब एक गबरू जवान बन चुका है, पर एक चीज बिल्कुल नहीं बदली। बिना किसी वजह के झगड़ों में पड़ने की उसकी आदत। वह एक पुल के नीचे 3 गुंडों के पास जाता है जो उसे चेतावनी देते हैं कि उनका सेनपाई डेमन लीग का मुखिया है। पर जायरो बेफिक्री से अपनी नाक में उंगली डालते हुए दिखता है और कहा कि उसे परवाह नहीं, उसका सेनपाई बस एक नीच इंसान है। यह सुन गुंडा भड़क गया और जायरो पर वार करने लगा, पर वह उस गुंडे से तेज है और वार बचाकर उसे लात मार नदी में गिरा देता है। बाकी 2 लड़के डरकर सोचने लगे कि वे कैसे निंजा दांव थे, पर जायरो वैसा नहीं है जो हार मान ले, और वह उन दोनों को चिढ़ाकर लड़ने पर मजबूर कर देता है। वे दोनों मिलकर उस पर हमला करने का फैसला करते हैं, पर वे जायरो के आगे नहीं टिकते, जो उन्हें पछाड़ देता है और वे सब पिटकर भीगे हुए भाग जाते हैं। अचानक जायरो पीछे से किसी को मदद के लिए शुक्रिया कहते सुनता है। मुड़कर देखने पर उसे एक कौवा और बिल्ली पास आते दिखते हैं। बिल्ली फिर उसका शुक्रिया अदा करती है, कहते हुए कि गुंडे उन्हें बहुत तंग कर रहे थे। पर बिल्ली को जायरो की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि वे गुंडे जायरो से बदला ले सकते हैं। पर जायरो उन्हें फिक्र न करने को कहता है, क्योंकि वह इन हालात से निपटना जानता है। इसी के साथ वह उन्हें विदा कर घर लौट जाता है। वहां उसके पिता इंतजार कर रहे थे और तुरंत समझ गए कि जायरो फिर लड़कर आया है। वे चिल्लाने लगे कि उन्होंने उसे निंजा कला इसलिए नहीं सिखाई कि वह किसी आवारा की तरह लोगों को पीटे। जायरो चिढ़कर पलटवार करता है, कहते हुए कि अब निंजा की कोई कदर नहीं और वे बस समय की बर्बादी है। इससे पिता भड़क गए और गुस्से में उस पर नुकीले कीले फेंक दी, जिससे जायरो फौरन बच निकलता है। उसके पिता एक कटाना निकाल उसे बताते हैं कि यह खानदानी निशानी है जो एडो काल से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जब उनके परिवार को यह युद्ध में बहादुरी के लिए खुद शोगुन से मिली थी, वह जायरो को बड़ों जैसा बर्ताव करने को कहते हैं, क्योंकि वही उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। पर जायरो पिता पर मुस्कुराया, यह कहते हुए कि तलवार जरूर कोई मामूली नकली चीज होगी। इससे पिता चिढ़ गए और म्यान से तलवार निकाल ली, बेटे को यह दिखाने की तलवार कितनी असली है। जबकि जायरो यहाँ वहां भागता है और माफी मांगता है। जब सब कुछ शांत हो गया तो पिता ने जायरो को सब साफ करने पर मजबूर किया और कहा कि वह नगर संघ की बैठक में जा रहे हैं और रात देर तक वापस नहीं आएंगे, इसलिए वह सोने से पहले कुंडी लगा ले। जायरो बड़बड़ाया कि वह अच्छा नहीं। तभी पहले वह कौवा फिर आ गया और चिल्लाया कि कोई आपात स्थिति है। वह बोला कि जंगल में एक बिल्ली बहुत बुरी हालत में है और वह जल्दी से जायरो को जंगल ले गया, जहां उसे खून से लथपथ जमीन पर पड़ी बिल्ली मिली। जायरो को लगा कि बिल्ली किसी तरह अभी भी सोचने लगा कि इसका यह हाल कैसे हुआ। वह बिल्ली को पुकारता है यह पक्का करने के लिए कि वह जिंदा है, और तभी अचानक बिल्ली की आत्मा में कुछ होता है, जैसे कोई राक्षसी जीव जाग गया हो। जायरो बिल्ली को घर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है, जिससे उसकी ताकत धीरे धीरे लौटती है और आखिरकार वह आंखें खोलती है। जायरो कमरे में आता है, वह बिल्ली का कुछ खाना लेकर घर आता है और देखता है कि बिल्ली अब खतरे से बाहर है और अब वह ठीक हो जाएगी। वह बिल्ली से उसका नाम पूछता है, यह कहते हुए कि आवारा जानवरों के भी नाम होते हैं, और बिल्ली व्यंग्य से कहती है कि अगर वह उसे अपना नाम बता भी दे तो भी इंसान इतने मूर्ख हैं कि वे कोई और भाषा नहीं समझ सकते। उसे पता नहीं है कि जायरो जानवरों की भाषा समझ सकता है। इससे बिल्ली घबराकर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। उसके बाहर न आने पर जायरो उसे फुसलाता है कि वह जानता है कि बिल्ली हैरान हो सकती है, पर उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जायरो बिल्कुल बेजरा है। बिल्ली अलौकिक ऊर्जा महसूस करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। यानी जायरो बस एक साधारण इंसान है, पर वह नहीं समझ पा रही कि वह जानवरों की बोली कैसे समझ लेता है। जायरो आखिरकार कोई और रास्ता आजमाता है और अपना गुप्त हथियार निकालता है, जो कि बिल्ली के पकवान है। बिल्ली को बाहर आकर खाना खाने में ज्यादा देर नहीं लगती, जबकि जायरो पास बैठा खुश है। खाना खत्म कर बिल्ली जायरो की ओर देख कहती है कि वह बिल्ली नहीं है, बल्कि रेगो नाम का एक अमर जीव है। लोग उसे मोनो के भी कहते हैं। जायरो उलझन में है कि बिल्ली क्या बकवास कर रही है, पर राघो बताता है कि मोनो के जादुई जीव हैं जो मनचाहा इंसानी या जंगली रूप धर सकते हैं। ज्यादातर इंसानों को इसका पता नहीं। कुछ इंसानों के बीच तो कुछ पहाड़ों या जंगलों में अकेले रहते हैं। जायरो पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। राघो कहता है
कि दूसरे मोनोके ने हमला किया। जाइरो ने पूछा कैसे, पर रागो को ठीक से नहीं पता। उसे बस ये पता है कि वो अरसे तक गहरी नींद में था, और जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को पूरी तरह घिरा हुआ पाया। वे उसकी मदद चाहते थे, लेकिन रागो ने मना कर दिया, इसलिए वे सब उस पर टूट पड़े और उसे अधमरा कर दिया। जाइरो ने पूछा, उसने उनकी मदद क्यों नहीं की? वे भी तो मोनोनोके थे। पर रागो को ऐसे परजीवियों से नफरत है जो बड़ों के पीछे अपनी कमजोरी छिपाते हैं। ये बात जाइरो को छू गई। रागो को लगा वो यकीन नहीं करेगा, सो कोई बात नहीं। जाइरो मानता है कि अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर वो रागो पर यकीन करेगा। वो जानवरों से बात कर सकता है, जो पहले ही काफी अजीब है, तो उसे मोनोनोके पर यकीन करने में क्या है। शाम को जाइरो रागो को अच्छे से नहलाकर साफ करता है और देखता है कि रागो के घाव पूरी तरह भर चुके हैं। अब उसे यकीन है कि वो कोई मामूली बिल्ली नहीं है। पहले उसे लगा बिल्ली बस बड़बड़ा रही है, जैसा मरते लोग करते हैं। वह कहता है कि रेगो से अपने पुराने कुत्ते नाचई की याद दिलाता है। भले ही दोनों का स्वभाव अलग है, क्योंकि नाचई बहुत अच्छा कुत्ता था। वह कहता है कि तब उसे अक्सर परेशान किया जाता था और वह चोटों के साथ घर लौटता था। तब नाचई उसे नहलाने में मदद करने को कहती थी, और ऐसा करते हुए जाइरो दिन भर की बातें भूलकर शांत हो जाता था। बाद में उस रात जाइरो सो जाता है और आधी रात को रेगो खिड़की पर चढ़ जाता है और जाइरो को विदा कहता है, कहते हुए कि जान बचाने के लिए वह शुक्रगुजार है, पर अभी उसे जाना होगा। रेगो खिड़की से कूदता है और पाता है कि घाव भरने पर भी उसमें पहले जैसी ताकत नहीं है। इससे पहले कि वह जा पाता, जाइरो उबासी लेते हुए पीछे आ जाता है, पूछते हुए कि रेगो कहाँ जा रहा है। इससे रेगो डर जाता है और पूछता है कि वह इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया। जाइरो जवाब नहीं देता और पूछता है कि इस हालत में रेगो कहाँ जा रहा है। रेगो कहता है कि इससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। जाइरो कहता है कि उसने उसकी जान बचाई, पर रेगो बोला उसने कभी जान बचाने को नहीं कहा। जाइरो ने सब अपनी मर्जी से किया, वैसे भी वो जंगल में मरना पसंद करता। जाइरो पूछता है वो ऐसा क्यों कह रहा है। रेगो फिर कहता है कि ये जाइरो का काम नहीं। जाइरो चिढ़कर बोला कि जवाब मिले बिना वो रेगो को जाने नहीं देगा, पर इससे रेगो चिढ़ जाता है, जो शैतानी ताकत से भरकर पीछे मुड़ता है और जाइरो से कहता है कि अपनी जबान बंद रखे और जाकर सो जाए, वरना वो उसकी गर्दन मरोड़ देगा। वो कहता है कि जाइरो न भूले कि वो एक मोनोके है, आदमखोर साया, तो बेहतर है वो फौरन दूर चला जाए। जाइरो हैरान रह जाता है। तभी एक और आवाज उन्हें टोकती है। जाइरो मुड़कर देखता है कि एक विशाल आदमी पास ही आंगन में खड़ा है। रेगो को लगा उसने भागने का मौका गंवा दिया, जबकि जाइरो उस विशाल आदमी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे बिन बुलाए घर में घुसना पसंद है। वो आदमी बोला जाइरो मुंह बंद रखे, क्योंकि वो जल्द ही मारा जाएगा। फिर वो अपना हाथ शैतानी बन लेता है और जाइरो को फाड़ने की कोशिश करता है, और रेगो जाइरो को हटाकर जंगल की ओर भागता है, जिससे वो मोनोनोके उसके पीछे जाता है। जाइरो सुन्न खड़ा है, जबकि रेगो उस दरिंदे से बचने के लिए भागता है। वह जानता है कि उसे बस दुई बनानी है, पर चोटों के कारण वह पूरी शक्ति में नहीं है, और वह विशाल मोनोनाके उसे हवा में पटककर जमीन पर गिरा देता है। वह मोनोनाके रेगो पर हंसता है, कहते हुए कि वह इस नामी कयामत के सितारे रेगो से प्रभावित नहीं है। वह उसे साथ चलने को कहता है, क्योंकि वह अपने ही जैसे मोनोनाके को मारना नहीं चाहता। रेगो भड़क कर राक्षसी ऊर्जा से भरते हुए कहता है कि वे बस उसकी शक्तियां चाहते हैं, तो अगर वे जान देकर इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो वे उसे ले जा सकते हैं। दोनों राक्षस मुकाबले को तैयार हैं, पर भिड़ने से पहले ही जाइरो अचानक तलवार लेकर आता है और उस आदमी के हाथ पर वार कर उसे पीछे धकेलता है। उसका खून बहने लगता है और रेगो हैरान है। वह जाइरो से पूछता है क्या उसे मरना है, और भागने को कहता है। जाइरो कहता है अगर रेगो अभी मर गया तो उसे बचाने की उसकी कोशिशें बेकार जाएंगी, और वह ऐसा नहीं होने देगा। रेगो उसे हटने को कहता है, क्योंकि यह लड़कों की कोई मामूली लड़ाई नहीं है, और अब देर हो चुकी है। वह राक्षस भड़क कर एक अजीब से बड़े पैरों वाले दानव का रूप ले लेता है। वह दानव हैरान है कि जाइरो उसके विशाल आकार से डरा नहीं है, या इस बात से कि वह नरभक्षी राक्षस है, इसलिए वह जाइरो की क्षमता देखने को सीधा हमला करता है। रेगो को लगा जाइरो गया, पर वह बचकर तलवार के साथ उसके पीछे आ जाता है। जाइरो ने यह क्या किया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस इतना तेज होगा। वह हवा में जाइरो के पीछे आया और उंगली से उसे आर पार कर दिया। जाइरो से खून बहने लगा। फिर भी वह तलवार चलाने की कोशिश करता है, पर राक्षस बहुत तेज है और फिर बच निकला। जाइरो खून से लथपथ जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से जान निकलने लगी। रेगो दंग होकर उसके हुए कि जाइरो कितना अजीब इंसान था। उसने बिना वजह एक मोनोकोके को बचाया
और वह उस जानवर के लिए जान देने को तैयार था जो मौका मिलते ही उसे खा जाता। वो विशाल पैर वाला राक्षस जायरो पर हंसा और रेगो से कहा कि वह भूखा होगा, इसलिए उसे इंसान को खाकर ताकत वापस पानी चाहिए ताकि वे बेहतर लड़ सके। रेगो गुस्से में मुड़ा और मोनोकोके को अपना मुंह बंद रखने को कहा, यह कहते हुए कि वह जल्द ही मरेगा। साथ ही वह सोचने लगा कि कैसे जायरो को खाकर पूरी ताकत पा सकता है, पर वह ऐसा नहीं करेगा। मोनोकोके के लिए किए गए एहसान के बाद इसके बजाय रेगो ने अपनी रूहानी ताकत जायरो में डाल दी। जायरो की जान बचाने के लिए अपना रूप त्याग दिया। राक्षस सहम कर चिल्लाया कि वह शक्तियां इंसान को कैसे दे सकता है, पर रेगो ने उसे चुप कराया और जायरो खड़ा हो गया। उसे नहीं पता आखिर हो क्या रहा है, पर रेगो उसे अभी लड़ाई पर ध्यान देने को कहता है। वह राक्षस के हमलों से बचता है, जबकि रेगो उसे हमला करने को कहता है। जायरो कहता है कि वह उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेगो उसे बेफिक्र होकर सही समय पर मोनोकोके को मुक्का मारने को कहता है। जायरो उस पर भरोसा कर सही तालमेल बिठाता है। रेगो की शक्ति से वह राक्षस को पूरी तरह मिटा देता है, उसे 2 टुकड़ों में फाड़कर मार डालता है, इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। एक औरत उस पर चाकू तानकर उसे हिलने से मना करती है। तभी सिगरेट पीता एक आदमी आकर कहता है कि डरो मत, क्योंकि वे मोनोकोके नहीं है, बल्कि जासूसी विभाग के साधारण कर्मचारी हैं। वह जायरो को हिरासत में लेने की बात कहता है, पर जायरो पलटकर बोलने की कोशिश करता है और तुरंत वह औरत उसके सिर के पीछे वार कर उसे पूरी तरह बेहोश कर देती है। स्टॉर्म ट्रूपर्स जैसी वर्दी पहने सैनिक आपस में बहस करने लगते हैं कि जायरो के बेहोश शरीर को कौन संभालेगा, क्योंकि वे उससे डरे हुए हैं। पर किसी फैसले से पहले चाकू वाली औरत ने कमान संभाली और जायरो का पैर पकड़ उसे ऐसे घसीटा जैसे वह कोई मरा हुआ शिकार हो जिसे उसने अभी गोली मारी हो। जायरो अपने सपनों में खोया हुआ है, जहां वह खुद को एक बिल्कुल सफेद जगह में पाता है और अपने सामने रेगो को खड़ा देखता है। धुंध जैसा दिखते हुए रेगो कहता है कि जायरो की छाती में एक बहुत बड़ा छेद है। ये रेगो को उलझा देता है। फिर वो खुद को देखता है और उसे एक बड़ा छेद दिखता है, पर घबराने से पहले ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो अस्पताल के बिस्तर पर होता है। सिरदर्द के साथ वो उठकर अपनी छाती जांचता है कि कहीं वहां कोई छेद तो नहीं। तभी एक आवाज उसे चौंकाती है। उसे बचाने वाली लड़की उसके पास ही बैठी है। वो फोन चलाते हुए जायरो को बताती है कि वो 1.5 दिन से ज्यादा सोया था और अपना नाम इकई बताती है। जायरो के कुछ पूछने से पहले ही वो अपने अफसर को फोन कर बताती है कि जायरो जाग गया है और बात करने की हालत में है। तभी जायरो से निकलते काले धुएं को देख उसका ध्यान भटकता है और वो उसके सिर पर बिल्ली बन जाता है। जायरो रेगो के सिर पर बैठने से चिढ़ता है और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। लड़की उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये एक अस्पताल है। थोड़ी देर बाद उनके बड़े अफसर कमरे में आते हैं और आखिरकार उन दोनों को शांत करवाते हैं। वो जायरो को एक जांबाज लड़का बताते हैं, क्योंकि कोई आम इंसान उन हालातों में नहीं बच पाता जिनसे वो गुजरा है। फिर वो काली रूह जैसे दिख रहे रेगो से उसका हाल पूछते हैं, पर रेगो को इन लोगों पर बहुत शक है और वो उस आदमी को अपने काम से काम रखने को कहता है। वो समझ जाते हैं कि रेगो उम्मीद से ज्यादा सतर्क है और उन पर भरोसा नहीं करता, पर साथ ही भरोसा जीतने के लिए वो कोई सच्चा नुकसान पहुंचाते भी नहीं लगते। वो आदमी औपचारिक परिचय देने का फैसला करता है और खुद को जासूसी ब्यूरो का शीबा बताता है। जायरो टोक कर कहता है कि उसे पता है वो किसके लिए काम करता है, जो उसने पहले ही बताया था है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया। शिवा हैरान है कि सिर पर वार के बाद भी जायरो को सब याद है। वो उसकी ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वो अनिवाबन समूह के बारे में कुछ जानता है। जायरो भौहें सिकोड़ता है क्योंकि उसने पिता को उनके बारे में सुना है और जवाब देता है कि वे ईदो शोगुनेट के समय थे और खुद शोगुन के चुने हुए गुप्त एजेंट थे। शीबा हैरान है कि जायरो को यह सब पता है और कहता है कि उनका काम ईदो काल के साथ खत्म नहीं हुआ। दरअसल वे समय के साथ आगे बढ़े आज के आधुनिक दौर तक, जहां वे जासूसी ब्यूरो कहलाते हैं। उसका दावा है कि देश में जानकारी जुटाना और जवाबी जासूसी करना और देश के बाहर भी यही उनकी रोजी रोटी है, और इसके अलावा उनका काम मोनको को ढूंढना और नष्ट करना भी है। वे कहते हैं कि मोनको शायद ही कोई बड़ी घटना करते हैं, वे तो इंसानों की वजह से होती हैं, इसलिए ज्यादातर उस समय उनका काम खास मेहमानों की सुरक्षा और खतरनाक संगठनों की जांच करना है। शिबा का दावा है कि उनका विभाग मोनको पर ध्यान देता है, यानी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। पर हाल ही में उनके केंद्र पर मोनको के गिरोह ने हमला किया, जबकि जायरो के शरीर वाला रेगो वहां बंद था। जायरो समझा कि रेगो के कहने का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वह गहरी नींद में था और उसे अचानक जगा दिया गया। अब शिबा कहते हैं कि सवाल पूछने की उनकी बारी है और पूछते हैं कि रेगो
जायरो के अंदर कैसे पहुंचा। जायरो पूरी कहानी सुनाता है और लड़की कई दंग रह जाती है। वो पूछती है कि जायरो इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि बेमतलब के काम में टांग अड़ाई और फिर मोनोको को बचाने की कोशिश भी की। जायरो भड़क कर उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि वह वहां नहीं थी। शीबा लड़ाई रुकवाकर जायरो को बताते हैं कि शायद वह जानता हो पर रेगो का उसके साथ जुड़ाव अब स्थायी हो सकता है और उन्हें सामान्य करने का कोई रास्ता ना हो, पर उन्हें कोशिश करनी चाहिए और जानकारी जुटानी चाहिए। इसके अलावा वे जानते हैं कि मोनोको रेगो को चाहते हैं, पर क्यों ये नहीं पता। इसलिए ब्यूरो फिलहाल जायरो को अपनी सुरक्षा में रखेगा। जायरो को यह पसंद नहीं आता, पर शीबा कहता है कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। वो कहता है कि जायरो को दूसरी जगह भेजेंगे अगले ही दिन और चेताता है कि अस्पताल में कई पहरेदार हैं, सो भागना बेकार होगा। जायरो अपने कमरे में अकेला बैठा है और बहुत ऊब रहा है, ये सोचते हुए कि क्या वह हमेशा ऐसे ही अकेला कैद रहेगा। रेगो हंसकर कहता है कि उसने जायरो को इसमें न पढ़ने को कहा था, पर उसने नहीं सुनी। वह कहता है कि ब्यूरो ने ही उसे यहां बंद किया है, इसलिए वे जायरो को इंसान नहीं समझेंगे। और रेगो की शक्ति चाहने वाले मोनोनोके अब भी बाहर ही हैं। वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे और रेगो की बात पूरी होने से पहले ही जायरो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जायरो नखरे दिखाते हुए बिस्तर से उठकर रेगो से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम यहां से भाग रहे हैं। वह कहता है कि वह चुपचाप बैठकर किसी और को अपनी जिंदगी तय नहीं करने देगा। रेगो कहता है कि बाहर पहरेदार खड़े हैं और वह जायरो की फैलाई मुसीबत सुलझाने में मदद नहीं करेगा। जायरो कहता है कि वह सब खुद संभाल लेगा और खिड़की के बाहर बैठे कौवों को देखता है। बाहर दो विशेष एजेंट सब पर नजर रखने को तैनात हैं। तभी उन्हें अंदर से शोर सुनाई देता है। दरवाजा खुलते ही जायरो के कहने पर कौवों ने हमला कर दिया। जायरो उनके पास से भाग निकला और अस्पताल से आजाद होकर भाग गया। सूरज ढलने तक वह अस्पताल से थोड़ी दूर एक पुल पर पहुंच चुका था। वह कौवों को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और बदले में उन्हें जलपान की एक थैली देता है। इसके बाद जायरो अपने पिता को ढूंढने घर लौटता है, पर उसके पिता उसे घर के बाहर ही मिल जाते हैं। जायरो कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है और वे बिना जवाब दिए उसे पीछे आने को कहते हैं। जायरो उनके पीछे खाली मैदान तक जाता है। जब जायरो पूछता है कि वे उसे यहाँ क्यों लाए तो उसे मुक्का पड़ता है और वह गिर जाता है। जायरो 2 दिन तक लापता रहने की माफी मांगता है, पर पिता कहते हैं कि शीबा ने सब बता दिया है और कैसे उसे जासूसी विभाग ले जाया गया। वे कहते हैं कि उनका बेटा मोनोनोके से मिल गया, यकीन नहीं होता। जायरो पूछता है कि उन्हें ये सब कैसे पता। उसके पिता जवाब देते हैं कि वे सब जानते हैं क्योंकि वे खुद कभी जासूसी विभाग के सदस्य थे। अचानक रेगो अपने परछाई वाले रूप में जायरो के शरीर से बाहर आता है, कहते हुए कि उसे उस बूढ़े और उनके जानलेवा इरादों पर शक था। अब उसे पता है कि उसे ऐसा क्यों लगा। बूढ़ा कहता है कि वह ब्यूरो या मोनोकोके को अपना फायदा नहीं उठाने देगा, इसलिए वह खुदकुशी करने से पहले जायरो और रेगो को मार डालेगा। इसी के साथ वह शक्ति बढ़ाने लगता है और जायरो हैरान है। उसके पिता तेजी से झपककर लात मारते हैं, पर जायरो बच निकलता है। पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि जायरो के कुछ करने से पहले ही बूढ़े ने दूरी कम कर ली और भूसों की ऐसी बौछार की जिसे जायरो रोक नहीं पाया। वह मुंह से खून बहाते और हांफते हुए फिर जमीन पर गिर जाता है, जबकि बूढ़ा कहता है कि उसने जायरो को आत्मरक्षा के लिए तो काफी सिखा दिया था, पर उसे अभी एक असली योद्धा बनाने के लिए और सिखाना बाकी था, पर वह सपना ही रहेगा। इतना कहकर वह जायरो को खत्म करने के लिए तेजी से कूदता है, पर रेगो रूहानी पंजों से हमला रोककर बूढ़े को पीछे धकेल देता है। वह जायरो से कहता है कि बूढ़ा उसे मारना चाहता है, इसलिए वह समझ जाए, पर जायरो चिढ़कर रेगो को अंदर रहने को कहता है। वह सोचता है बचपन के उस समय के बारे में जब वह बिल्ली बचाने पेड़ पर चढ़ता पर उतर नहीं पाता था। कुछ गलत होने पर पिता उसे थामने के लिए हमेशा वहां होते थे। उसे डांट भी पड़ती थी, पर उसके पिता हमेशा वहीं थे। वह बूढ़ा उसे डरावनी नजरों से देखता है, कहते हुए कि बरसों उसने छाया लोक में अपनों और मोनोकोने से जंग की, वो लोग जो नर्क है, और जायरो को उससे दूर रखने की पूरी कोशिश की, पर अब उसने उसकी पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। उन बातों में पढ़कर जिम्मे नहीं पड़ना था। जायरो मुस्कुराकर कहता है उसे कोई मलाल नहीं और वो खुद निपट लेगा। बूढ़ा चिढ़कर उसे मुक्का मारने दौड़ता है, पर बचने के बजाय वो मुक्के पर सिर दे मारता है ताकि वार धीमा हो, पर बूढ़ा बहुत बलवान है और जायरो पीछे जा गिरता है। शुक्र है वो हवा में संभल जाता है और माथे से खून बहते हुए फिर खड़ा होता है। बूढ़ा समझ जाता है कि जायरो मरकर भी पीछे नहीं हटेगा और तय करता है कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी हार मान लेता है।
कहते हुए कि उसमें ही संकल्प की कमी है। रात को जायरो फिर अपने गर्म कुंड में था जब रेगो ने उसे मौत के मुंह में न कूदने को कहा, क्योंकि तब रेगो का उसे बचाना पूरी तरह बेमतलब हो जाएगा। जायरो मुस्कुराकर रेगो के साथ ही कहता है कि अब वे दोनों साथ हैं। उधर बूढ़े को शीबा का फोन आता है जो कहती है कि अस्पताल से भागने पर वे चिंतित थे, लेकिन अगर वो अपने घर पर है तो सब ठीक होना चाहिए। उसका दावा है कि वे कल जायरो को लेने के लिए गाड़ी भेजेंगे, क्योंकि अब वो उन्हीं में से एक होगा और ऐसा कोई जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है। अगली सुबह वो सारा सामान बांधने के लिए जल्द उठ जाता है, जबकि रेगो सवाल करता है कि क्या उसे ये सही लग रहा है। दूसरी ओर जायरो ऐसा इंसान नहीं लगता जो चीज़ों को गहराई से सोचने की परवाह करे, लेकिन रेगो उसे चेतावनी देता है कि उसे अंदाज़ा नहीं कि ये लोग क्या हैं, और अब जबकि उसके पास रेगो की शक्तियाँ भी हैं, वो सबसे अलग है और उन्हें नहीं पता कि ये लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। जायरो मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या रेगो के दिल में उसके लिए जगह बन रही है, पर रेगो तुरंत उसे मुंह बंद रखने को कहता है। जब तक वो सामान बांधकर पिता से मिलने नीचे जाता है, इचाई चिड़ी हुई वहां पहुंच जाती है, ये कहते हुए कि वो यहाँ उसकी रक्षक और निगरान बनकर आई है ताकि पक्का कर सके कि वो भागने जैसी बेवकूफ़ी ना करे। वो दिखाती है कि कंपनी की गाड़ी बाहर खड़ी है और वो उसके साथ पीछे बैठेगा। जायरो चिढ़ होती है कि वो उसे किसी कीड़े की तरह देख रही है और वो इचाई के साथ जाने से पहले पिता को अलविदा कहने के लिए मुड़ता है। उसके पिता उसे न मरने को कहते हैं और जायरो कहता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं, और फिर वो घर से निकल पड़ता है अपनी नई यात्रा शुरू करने। जैसे ही वे गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वो चलने लगती है, इचाई जायरो को हथकड़ी पहना देती है। वो उसे चौंका देती है जब वो पूछता है कि उसे कैदी क्यों बनाया गया है। इचाई सोचती है कि उसे इस बेवकूफ की रखवाली का काम क्यों मिला। वो कहती है कि उसे कैदी जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सच में कैदी है। जायरो उलझन में है और पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है। इचाई कहती है कि ब्यूरो मोनोनोके से लड़ता है और वो आधा इंसान और आधा मोनोनोके है, तो उनके लिए वो बस एक कैदी मोनोनोके है। वो कहती है कि पता नहीं अफसरों को उसमें क्या दिखा जो उस पर इतना खर्च कर रहे हैं, पर वो अपना काम पूरी निष्ठा से करेगी। गायरो कहता है कि वो उससे तमीज से पेश आ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की है। अगर वो लड़का होती तो वो अब तक उससे निपट चुका होता। गुस्से में वो ट्रक की दीवार पर मुक्का मारती है और उसे डरा देती है। वो कहती है कि उसे दो चीजों से नफरत है, सबसे ज्यादा नफरत। पहली चीज मोनोनोके और दूसरी गायरो जैसे घटिया लोग। वो कहती है कि उसकी नजर में उसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो चुप रहे ताकि वो शांति से काम कर सके। तभी रेगो गायरो के पास आ जाता है और लड़की से चुप रहने को कहता है क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहा था, पर वो दोनों से सोने नहीं देंगे। वो लड़की को देख कहता है कि ब्यूरो में जरूर लोगों की कमी होगी जो उन्होंने उनकी रखवाली के लिए बस एक लड़की भेजी है। इचाई उसे घृणा से देख चुप कराती है, पर रेगो बोलता रहता है कहते हुए कि उसे अभी और भी काम है। इस बीच ट्रक चला रहे दो चालक एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जो घने कोहरे से ढका है। उनमें से एक हैरान है कि यहाँ इतनी धुंध क्यों है, पर चालक कहता है कि वे पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं और धुंध वहीं से आ रही होगी। अचानक चालक को सड़क के बीच कोहरे में कोई खड़ा दिखता है। वह पास बैठे दूसरे को बताने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर घुमाता है वो देखता है कि चश्मे वाले एक आदमी ने उसके दोस्त का सिर धड़ से अलग कर दिया है। ट्रक के पिछले हिस्से में उन्हें अचानक चीख सुनाई देती है और एक जोर का झटका उन्हें डरा देता है। रोशनी टिमटिमाती है और वे रेंगने लगते हैं। इचाई समझती है कि कुछ बुरा हुआ है। वह उठकर गायरो से ट्रक में रहने को कहती है और खुद जांच करने बाहर जाती है और गायरो विरोध करने की कोशिश करता है, पर वह दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाती है। वह समझ जाती है कि वे प्रेतवादित धुंध क्षेत्र में है। वह सोचने लगती है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी पीछे से आवाज आती है और वह चश्मे वाले को एक विशाल नरभक्षी पर बैठे देखती है जो दोनों चालकों को खा रहा है। वह कहता है कि वह इस अभियान के लिए उत्साहित था और उसे विभाग के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ दो बेकार चालक और एक रक्षक मिला, वह भी एक महिला। इचाई चिढ़ जाती है और बड़बड़ाती है कि सभी पुरुष स्त्री द्वेषी और घटिया होते हैं। फिर वह अपनी घड़ी दबाती है और अपनी रणवेश में बदल जाती है, जो सच कहूं तो उसके सामान्य रूप से अलग नहीं दिखती। चश्मे वाला लड़का उत्साहित होकर उस विशाल मूर्ख से कहता है कि चबाना बंद करे क्योंकि उन्हें फिर लड़ना है। अचानक धुंध उन्हें फिर घेर लेती है और वे मोनोनो के रूप में बदल जाते हैं। इचाई तुरंत बंदूक निकालती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, पर उस दानव पर कोई असर नहीं होता। वो बस अपने हाथों से सब रोक लेता है। तभी दूसरा आदमी इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से हमला कर देता है। वो बच तो जाती है, पर दानव की ओर जा गिरती है। वो तुरंत चाकू निकालकर दानव की मुट्ठी में घोंप देती है
खुद को बचाते हुए वो उस पर वार भी करती। वो फिर खड़ी होकर सोचती है कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने दो मोनोनोके हैं और दोनों ही अपनी अलग खूबियां रखते हैं। उसे लगता है कि वो दानव मूर्ख है और दिमाग नहीं चलाता, पर वो पत्थर जैसा सख्त है। वहीं दुबला वाला इस साजिश का असली दिमाग है। जब वो ये सोच ही रही थी, तभी वो दुबला मोनोनोके पीछे से उसे सीधे ट्रक पर दे मारता है। अंदर जायरो को इचाई के ट्रक से टकराने की धमक सुनाई देती है और वो सोचता है कि बाहर क्या हुआ। रेगो कहता है कि मोनोनोके ने हमला किया है। वो बोला कि जब जायरो उस लड़की से बकबक कर रहा था, तब रेगो को लगा कि वे प्रेत क्षेत्र में आ गए। जायरो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रहा है। वह जायरो के लिए इसे आसान बनाता है और उसे बताता है और मोनोनोके का साम्राज्य जोन जायरो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा। इंसानी दुनिया से हथकड़ियां तुड़वाने में मदद मांगता है ताकि बाहर जाकर उस लड़की की मदद कर सके। रेगो कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये हथकड़ियां खास औजार हैं जो स्पेक्ट्रल ऊर्जा रोकती हैं, इसलिए वह अभी कुछ नहीं कर सकता। जायरो को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि फिर वह इचाई से इन्हें खुलवा लेगा, पर रेगो कहता है कि उसे ब्यूरो और मोनोनोके को आपस में लड़ने देना चाहिए जबकि वे निकल भागे, क्योंकि उन दोनों के लिए जायरो बस मांस का एक टुकड़ा है जिसे प्रयोग के लिए रखा गया है, तो उसे इसमें क्यों पड़ना चाहिए। जायरो कहता है कि बाहर कोई उनकी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है और अगर वह अंदर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो वह खुद को मर्द नहीं कह पाएगा। तभी ट्रक के पिछले हिस्से पर उस दानव के मुक्का मारने से उनकी बातचीत रुक जाती है, जिससे ट्रक के दो टुकड़े हो जाते हैं और जायरो दूर जा गिरता है। वह दुबला मोनोनोके ट्रक पर कूदता है और जायरो से कहता है कि उसे जायरो को जिंदा वापस लाने के लिए कहा गया है, पर उसे इसकी परवाह नहीं। वह फिर भी जायरो को फैसला करने के लिए 10 सेकंड देता है कि वह शांति से समर्पण करेगा या उनका भोजन बनेगा। जायरो तुरंत इचाई की तरफ मुड़कर उसे अपनी हथकड़ियां खोलने को कहता है, पर इचाई मना कर देती है, जिससे जायरो उसे पागल कह भड़कता है। पर दुबला मोनोनोके कहता है कि 10 सेकंड पूरे हुए, अब चाहे वो चाहे या ना चाहे उसे खा लिया जाएगा। जायरो फिर इचाई से हथकड़ियां खोलने को कहता है और ये तनाव उसे बचपन की याद दिलाता है। अपनी मां के जनाजे पर, जिनकी मौत विभाग के लिए लड़ते हुए हुई थी, उसे याद आता है कि उसने पिता से वादा किया था कि वो उसी दिन से अभ्यास शुरू करेगी ताकि वो उन दोनों का मान बढ़ा सके। जायरो उसे यादों से बाहर लाकर कहता है कि वो जानता है कि वो अपना फर्ज निभाना चाहती है और अभी उसका मतलब है उसे आजाद करना। ठीक तभी जब वो दानव फिर हमला करने वाला था, इचाई गहरी सांस लेती है और उसकी हथकड़ियां काट उसे आजाद करती है। जायरो तुरंत हवा में उछलकर रेगो की शक्ति के साथ इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वो मोटा राक्षस दुनिया से मिट जाता है। दुबला मोनोनोके उसकी शक्ति देख दंग रह जाता है और इचाई इसका फायदा उठाती है। वो उसके पीछे पहुंचकर तलवार से उसके टुकड़े कर देती है। जायरो उठकर इचाई से कहता है कि उसने उनके लिए लड़ाई की और उसने उसकी मदद के लिए, तो अब हिसाब बराबर हुआ। इचाई उसे थोड़े और सम्मान से देख कहती है कि अब जबकि गाड़ी जा चुकी है तो उनके पास पैदल चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुख्यालय पहुंचने में उन्हें पूरा एक दिन लग जाता है। अगली सुबह जायरो घाट के पास होकर उठता है और दांत साफ करने लगता है। सिर्फ एक हफ्ते में अपने साथ हुई हर बात के बारे में सोचते हुए उसे मोमोनोके के अस्तित्व का पता चला। उन पर 2 बार हमला हुआ और अब वह यहाँ है। उसके विचारों में शीबा बाधा डालता है, जो पूछता है कि जायरो को यहाँ कैसा लग रहा है। जायरो कहता है कि उसे अपने लिए एक पल भी नहीं मिला क्योंकि उस पर हमेशा नजर रखी जा रही है, लेकिन शीबा का कहना है कि यह उसकी और संस्था की सुरक्षा के लिए था। वह बताता है कि यह दूसरे दस्ते का मुख्यालय है जिसमें वह भी एक एजेंट के रूप में काम करना शुरू करेगा और उनके दल को ब्लैक टॉर्च कहा जाएगा। जायरो को इसमें दिलचस्पी नहीं है और शिवा सोचता है कि उसे साथ काम करने के लिए कैसे मनाया जाए। तभी एक गाड़ी रुकती है और एक युवती अंदर आती है। उसमें से निकलकर उन्हें नमस्ते कहते हुए शिवा उसका परिचय हाना नाम की सहायक प्रमुख के रूप में कराता है और उसके साथ ही लगभग जायरो की उम्र का एक और बेताब युवक भी गाड़ी से बाहर आता है, जो हाना का दीवाना है और बता रहा है कि वह कितनी अद्भुत है। शिवा बताता है कि इस लड़के का नाम रे है। वह भी एक नया रंगरूट है जो उनके साथ जुड़ रहा है, लेकिन वह इचाई की तरह ही एक नानी जासूस परिवार से है। गोदाम के अंदर जाते ही जायरो को तुरंत उसका चेहरा पसंद नहीं आता। रे इचाई के पास जाकर उसे सुंदर कहता है, जिससे वह शर्मा जाती है। वह नफरत से जायरो को देख पूछता है कि उसके जैसा मामूली इंसान उसकी टुकड़ी में कैसे आया। जायरो खड़ा हुआ और माहौल गरमाने लगा। जब शीबा उन्हें बताती है कि यह सबसे सही समय है और उनके बीच लड़ाई तय करती है, तो वे गोदाम के बाहर जाकर यह साबित करने के लिए तैयार होते हैं कि समूह का असली मर्द कौन है। राघु अचानक जम्हाई लेते हुए पीछे आता है और पूछता है कि वह बिना किसी खलल के चैन की नींद क्यों नहीं सो सकता, और जायरो उसे वापस सोने को कहता है क्योंकि उसने उसे नहीं जगाया। पर रेगो कहता है कि वह इस चश्मे वाले किताबी कीड़े की घूरती नजरों को महसूस कर सकता था और वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। जायरो कहता है कि यह चश्मे वाला लड़ना चाहता है और इसीलिए वह यहाँ है, पर रेगो को कोई फर्क नहीं पड़ता। रे तलवार के साथ तैयार है और जायरो पूछता है कि इस चश्मे वाले के पास हथियार क्यों है।
जबकि उसके पास कुछ नहीं। शीबा कहती है कि रे एक पुराने परिवार से है जो सेवा करते हैं शोगुन की, और उसका परिवार तलवारबाजी में माहिर है। वह कहता है कि रे के पूर्वजों ने ही शोगुन और राजकुमारों को तलवार चलाना सिखाया था। शीबा कहती है कि उसे तलवार से लड़ना पसंद है, पर कोई बात नहीं, जायरो भी अपनी पसंद का हथियार उठा सकता है। रे जोश में जायरो से कहता है कि वो पीछे ना हटे और अपने नए हथियार का इस्तेमाल करे। रेगो की ओर इशारा कर जायरो जवाब देता है कि वह कोई हथियार नहीं बल्कि सिर्फ एक बिल्ली है, जिसका इस मुकाबले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह उन दोनों के बीच है। जायरो रेगो की ओर मुड़ता है और उसे दखल न देने को कहता है। रेगो कहता है कि उसे परवाह नहीं और वह वापस सोने जा रहा है। इसी के साथ वह ओझल हो गया। अचानक रे अपनी तलवार जमीन पर गिराकर पीछे मुड़ जाता है। दावा है कि ऐसे मजा नहीं आएगा। जायरो उलझन में है और वह चश्माधारी कहता है कि यह एक बाधा है, क्योंकि अगर रे अपनी तरह लड़ा तो सब जल्दी खत्म हो जाएगा और दर्शकों को मजा नहीं आएगा। वह कहता है कि मुकाबले के लिए वह आंखें बंद कर लेगा। इससे जायरो भड़क जाता है। तैयार होते हुए वह पूरी तरह भड़क गया, ये कहते हुए कि वह उसका मुंह तोड़ देगा। जायरो रे की ओर दौड़ता है और उसके सिर के पीछे मुक्का मारने के लिए हवा में उछलता है। जब रे आंखें मूंदे समंदर की ओर है, हर कोई सोचता है कि क्या वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि रे उसके कदम न सुन सके। और शीबा को लगता है कि जायरो इतना समझदार नहीं है कि वह इतना सब सोच सके, और रे के पास छठी इंद्री 360 डिग्री की समझ है जो उसे तलवारों की दीवार बनाती है। तभी रे पीछे मुड़ता है, बिजली की रफ्तार से तलवार पकड़कर जायरो के मुंह पर वार करता है, उसे जमीन पर पटकते हुए। हैना को जायरो के लिए बुरा लगता है, जबकि रे कहता है कि लड़ाई यहीं खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे जायरो मर भी सकता है, क्योंकि वह ऐसे वार नहीं झेल पाएगा। पर शीबा उसे पीछे देखने को कहती है। रे मुड़ता है और देखता है कि जायरो फिर खड़ा हो गया है। धूल झाड़ते हुए वो बोला कि ये बस एक खरोंच है। रे को मानना पड़ा कि जायरो में काफी सहन शक्ति है। जायरो ने कहा कि उसके दादाजी उसे बहुत मारते बचपन से ही, इसलिए रे के तलवार के इस खेल से उसे कुछ नहीं होगा। तलवारबाजी को खेल कहे जाने पर रे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका कहना है कि उसे मिली यह कला सदियों से उसके परिवार में चली आ रही है, और ये जान लेने की कला है। इसका अपमान मौत की सजा के बराबर है। जायरो मुस्कुराकर उस किताबी कीड़े से बोला कि हिम्मत है तो सजा देकर दिखाए। शेबर को लगा कि कुछ दिलचस्प होगा और उसने हन्ना से ठीक से रिकॉर्ड करने को कहा। जायरो फिर उस पर झपटा और रे को लगा कि जायरो उन लोगों में से है जो एक ही चीज तब तक दोहराते हैं जब तक वह काम न कर जाए, और ये तरीका काम नहीं आएगा। रे ने एक ही जोरदार वार से सब खत्म करने की ठानी, पर जायरो पर वार करते ही उसकी तलवार टूट गई और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और मुंह से खून निकलने लगा। वह सोचने लगा कि यह कैसे हुआ और समझा कि जायरो का निशाना शुरू से उसकी तलवार थी। जब उसे पहली बार चोट लगी थी उसने हमले को समझ लिया था, और जब उसने दूसरी बार वही चीज दोहराई, जायरो ने बिल्कुल सही समय पर पलटवार किया। जायरो हंसते हुए कहता है कि अब वे दोनों बराबर हैं, पर अब उसके पास वह सहारा नहीं है जिसे वह अपनी तलवार कहता था। जायरो पूछता है कि क्या वह अपनी हार मानना चाहेगा, पर वह चश्मिश दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। वह खुद को साफ कर चश्मा पहनता है और फिर से लड़ने दौड़ता है। वे दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं और भौं से बरसाते एक दूसरे के चेहरे पर कई बार मारते हैं और जल्द ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह चश्मिश जाकर जायरो को पास बैठा पाता है। जायरो कहता है कि वह बस कुछ मिनट पहले ही जागा है, यानी मुकाबला बराबरी पर रहा, पर वह चश्मिश मान लेता है कि जायरो पहले जागा था। जायरो उसे रस का डिब्बा देकर कहता है कि वह पहले हमले में ही उसे मार सकता था, और अगले हमले में वह उसकी तलवार इसलिए तोड़ पाया क्योंकि वह लकड़ी की बनी एक नकल थी। अगर वह असली तलवार होती तो उसका काम तमाम हो गया होता। सो एक भले मानस की तरह जायरो हार मान लेता है। जायरो की इस समझदारी से वह चश्मिश हैरान रह जाता है, पर यह सब तभी खत्म हो जाता है जब जैसे ही उसने डिब्बा खोलने की कोशिश की, सारा सोडा उस पर गिर गया, जबकि जायरो पागलों की तरह हंसने लगा। वह कहता है कि उसने डिब्बा दे से पहले उसे बहुत हिलाया था। रे वह कुचला डिब्बा उसके मुंह पर दे मारता है और वे दोनों छप्पर में चले जाते हैं। अंदर हन्ना उन दोनों लड़कों को लेकर चिंतित है कि क्या वे अच्छा कर पाएंगे, पर शीबा के लिए आज बस मनोरंजन था। असली परीक्षा कल मैदान पर होगी। हन्ना हैरान है कि वे दोनों लड़के अभी बिल्कुल नए हैं, पर शीबा के अनुसार असली अभियान ही सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। अगली सुबह जायरो चाई और रे अपने पहले अभियान को तैयार हैं और हेना बेहद खुश है। शीबा उन्हें जानकारी देता है। वह उनसे बाईं कलाई का बटन दबाने को कहता है और तुरंत उनकी पोशाक आम कपड़ों में बदल जाती है ताकि वे घुल मिल सकें। फिर शीबा जायरो से बटन 2 बार दबाने को कहता है और जैसे ही वह दबाता है वह पूरी तरह अदृश्य हो जाता है।
शीबा कहता है कि यह तरीका नया है और इसका इस्तेमाल कम करें क्योंकि इसका दूसरे उपकरणों पर बुरा असर पड़ता है। वह कहता है कि बाकी वे इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे और उन्हें गाड़ी में मंदिर ले जाता है। जायरो सोचता है कि वे मंदिर में क्या कर रहे हैं, पर शीबा के अनुसार यह मंदिर ब्यूरो के गुप्त ठिकानों में से एक है और वे यहाँ कुछ काम से आए हैं। रास्ते में जायरो एक हुडी वाले को जानवर की तरह चॉकलेट खाते दिखता है, पर वह उसे छोड़ आगे बढ़ जाता है। शीबा एक एजेंट से मिलकर सुविधा इस्तेमाल करने की मिन्नतें करने लगता है। एजेंट हिचकिचाते हुए कहता है कि विशेष अभियान विभाग के पहले दल को आ जाना है और दो दलों के टकराने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। शीबा कहती है कि वे पहले दल के आने से पहले निकल जाएंगे। पहले दल के आने से पहले जायरो इचाई से पूछता है कि आखिर ये पहला दल क्या बला है। वह कहती है कि वे ब्यूरो के सबसे बेहतरीन जासूस हैं, उनके पास सबसे ज्यादा जनशक्ति है और सभी एजेंट सबसे काबिल हैं, जो उनके दूसरे विभाग के दल से बिल्कुल उलट है। शीबा उन्हें अंदर ले जाकर गुप्त सीढ़ियों से नीचे एक तहखाने में ले जाती है। वह मुड़कर रेगो से पूछता है कि क्या वह ठीक रहेगा। रेगो तुरंत सामने आकर शीबा को मुंह बंद रखने को कहता है। शीबा हंसकर एक तिजोरी खोलते हुए बताता है कि यहीं रेगो को बंदी बनाया गया था। जायरो को कमरे के बीच एक विशाल पत्थर दिखता है। शीबा बताता है कि यह उन कुछ पवित्र स्थानों में से है जहां रूहानी ऊर्जा को दबाने वाले खास पत्थर हैं, जिससे मोनो के बेबस हो जाते हैं। वह कहता है कि वह इचाई को ऊपर कुछ लोगों से पूछताछ के लिए ले जा रहा है और जायरो को रेगो से उसके बंदी बनने वाले दिन के बारे में पूछना चाहिए। वह मान गई और रेगो गायरो से कहता है कि उसे नहीं पता कि बंदी बनाए जाने वाले दिन क्या हुआ क्योंकि उसे कुछ याद नहीं। गायरो उसे मजाक बंद करने को कहता है क्योंकि मुमकिन ही नहीं कि उसे याद न हो। इतनी बड़ी बात पर रेगो गुस्से में कहता है कि उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, उसे कुछ याद नहीं। गायरो के बहस करने से पहले ही रे कहता है कि ऐसे में याददाश्त जाना आम है, तो शायद रेगो सच कह रहा है। रेगो को ऐसी किसी खास चट्टान में रखा गया होगा जो मोनोनोके के लिए नर्क जैसी है और वहां से कोई बचकर नहीं आता। रेगो खुशकिस्मत है कि सिर्फ याददाश्त गई। फिर वह रेगो से पूछता है कि नींद से जागने वाले दिन क्या हुआ था। रेगो कहता है कि वह कई मोनोनोके के बीच जागा और उन्होंने उसके सामने एक पट्टिका रखी जिससे एक आदमी ने बात की कि रेगो अपनी शक्ति उन्हें दे ताकि वे इंसानों को मिटा सकें, पर रेगो को कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने सबको चकमा दिया और वहां से भाग निकला। गायरो को लगता है कि इस सबको सुलझाने का एक ही तरीका है कि रास्ते में आने वाले हर दुश्मन की जमकर धुनाई कर दी जाए। जब रे उसे बेवकूफ कहता है तभी वही हुडी वाला आदमी आता है जिसे गायरो ने देखा था। वह चॉकलेट गिराकर अचानक गायरो और रे के बीच आ जाता है और रेगो से बात करने लगता है। गायरो और रे दोनों उस पर घूंसा चलाते हैं, पर वह आदमी बहुत तेज है। वह ओझल होकर फिर उनके सामने आ जाता है। रेगो जायरो से कहता है कि उसे इससे सावधान रहना होगा, लेकिन जायरो लड़ने के लिए उत्साहित है। वह और रे अपनी पोशाकें पहन लेते हैं, यह सोचते हुए कि यह अभियान कैसा मोड़ लेगा। पर यह वीडियो यहीं खत्म होता है। चैनल को पसंद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।